जनन किसे कहते थे? अगर कोई जीव संख्या में वृद्धि कर रहा तो उसे क्या कहते हैं हम लोग? जनन कितने प्रकार का था? 2 प्रकार का। कौन कौन? अलैंगिक और लैंगिक, है ना? अलैंगिक पढ़ चुके थे। अब लैंगिक से ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, लैंगिक से ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो पहला हमारा ये होता है कि लैंगिक जनन क्या होता है, थोड़ा जान लेते हैं। ये तो पहले दिखाई नहीं है, ये जानते हैं लैंगिक जनन क्या होता है, तो ध्यान देना है। लैंगिक जनन क्या होता है? तो लैंगिक जनन में 2 व्यष्टि भाग लेता है। कहने का मतलब हुआ नर और मादा। तो लिख सकते हैं जनन की वह विधि जिसमें 2 व्यष्टि अर्थात नर और मादा। यहाँ पे हम अंडाणु और शुक्राणु भी लिख सकते हैं ना। नर और मादा भाग लेता है उसे लैंगिक जनन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं हम लोग? लैंगिक जनन कहते हैं। अब लैंगिक जनन में कितना व्यष्टि भाग लिया? 2 व्यष्टि भाग लिया। कौन कौन? एक नर और एक मादा। नर का मतलब समझता होगा, मादा मतलब भी समझता होगा। जैसे अगर मनुष्य में बोले तो नर कौन है? व्यक्ति, है ना, पुरुष। और मादा कौन है? स्त्री। उसी प्रकार से हर में होता है, ठीक है ना। तो लैंगिक जनन में 2 व्यष्टि भाग लेता है, नर और मादा भाग लेता है। अब नर और मादा भाग लेता है तो क्या होता है? देखो, नर और मादा भाग लेता है तो निषेचन क्रिया होता है। क्या होता है? अब निषेचन क्रिया क्या है हम आगे पूरा डिटेल से बताएंगे। अभी जैसे बताए थे हमको नर और मादा के मिलने की क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? निषेचन क्रिया कहते हैं। तो निषेचन क्रिया होता है तो क्या होता है? तो नर में क्या पाया जाता है, मादा में क्या पाया जाता है? निषेचन क्रिया होता है तो क्या होता है, ये पूरा डिटेल हम लोग अभी जानेंगे, ठीक है। पहले हम लोग ये देख लेते हैं नर के बारे में, है ना। नर के बारे में हम लोग पहले देख लेते हैं। तो नर में पाया जाता है शुक्राणु। क्या पाया जाता है? शुक्राणु। तो लिखेंगे नर में शुक्राणु पाया जाता है। क्या पाया जाता है? शुक्राणु पाया जाता है। शुक्राणु को हम लोग कहते हैं इंग्लिश में, क्या कहते हैं? स्पर्म। क्या कहते हैं? स्पर्म पाया जाता है, ठीक है। अब स्पर्म का पहले पूरा गुण देखते हैं हम लोग। शुक्राणु कैसा होता है? देखो, ये होता है शुक्राणु का आकार, इस प्रकार का होता है शुक्राणु। ये क्या है हमारा? शुक्राणु, स्पर्म, ठीक है। ये ऐसा होता है। तो पूछा जाएगा नर में कौन सा व्यष्टि पाया जाता है? शुक्राणु। कौन सा पाया जाता है? शुक्राणु। अब शुक्राणु क्या होता है यहाँ पे लिख देंगे पॉइंट में, ऐसे। ये क्या है हमारा? शुक्राणु, स्पर्म, ठीक है। ये ऐसा होता है। तो पूछा जाएगा नर में कौन सा व्यष्टि पाया जाता है? शुक्राणु। कौन सा पाया जाता है? शुक्राणु। अब शुक्राणु क्या होता है यहाँ पे लिख देंगे पॉइंट में, सचल होता है। क्या होता है? सचल मतलब चलने वाला। क्या होता है? ये चलने वाला होता है। देखो, अंडाणु नहीं चलता है, चलता कौन है? शुक्राणु। अंडाणु जहाँ का वहीं रहता है, शुक्राणु चल के कहाँ जाता है? अंडाणु के पास जाता है। तो शुक्राणु इस प्रकार का होता है ना। और ये कैसा होता है?
सचल होता है। कैसा होता है ये? सचल। सचल मतलब क्या हो गया? चलने वाला, यही चलता है। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा, शुक्राणु क्या होता है? सचल अचल। कौन होगा? सचल होगा। शुक्राणु का आकार इस प्रकार का होता है, ठीक है ना। इसमें दो भाग होता है, एक ये गोल वाला भाग और एक ये लंबा वाला भाग होता है। यही लंबा वाला भाग से ये क्या होता है? चलता है। मछली को चलते हुए देखा है? मछली जो चलता है अपना पूंछ ऐसे करता है, उसी प्रकार से जिस समय शुक्राणु चलता है उस समय अपना क्या करता है? पीछे वाला जो भाग होता है उसको ऐसे ऐसे करते हुए क्या होता है? ये चलता है। ये वीडियो हम दिखाएंगे कि शुक्राणु कैसे चलता है, ठीक है ना। अब देखते हैं क्या अंडाणु के बारे में। इसके बारे में, अंडाणु के बारे में। अंडाणु, अंडाणु को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं? हम लोग ओवम कहते हैं। क्या कहते हैं? ओवम। एक मिनट। मादा में क्या पाया जाता है? अंडाणु। लिखेंगे मादा में अंडाणु पाया जाता है। और अंडाणु का आकार कैसा होता है? देखो इस प्रकार का होता है अंडाणु का आकार। ऐसा कर देंगे और बीच में इस प्रकार से क्या करेंगे? गोल दे देंगे। ये क्या बन गया हमारा? अंडाणु। ये क्या है? अंडाणु। अंडाणु का आकार ऐसा ही होता है। और अंडाणु जो है वो सचल होता है। क्या होता है? अंडाणु सचल होता है। यहाँ पढ़ने के लिखते हैं, सॉरी सचल नहीं, अचल होता है। अंडाणु अचल। अचल मतलब क्या हो गया? नहीं चलने वाला। अंडाणु क्या होता है? अचल होता है। अंडाणु नहीं चलता, अंडाणु जहाँ का वहीं रहता है। तो नर में क्या पाया जाता है? शुक्राणु। मादा में क्या पाया जाता है? अंडाणु, ठीक है ना। अब देखेंगे लैंगिक जनन में जो है जीवों को लिंग के आधार पर दो भागों में बांटा गया है। एक को कहा गया एक लिंगी जीव, एक को कहा गया है द्विलिंगी जीव। जैसे देखो, जैसे उदाहरण के तौर पर अगर हम ले तो जानवर हो गया, पक्षी हो गया, है ना, मनुष्य हो गया, ये सब जो है ये हमारा एक लिंगी जीव है। क्या है? एक लिंगी जीव। एक लिंगी जीव कहने का मतलब हुआ जिसमें एक ही व्यष्टि रहेगा, जिसमें एक ही व्यष्टि रहेगा। जैसे कि अगर उसमें शुक्राणु है तो केवल क्या रहेगा? शुक्राणु ही, वो हो गया एक लिंगी जीव, है ना। अगर किसी में अंडाणु है तो क्या रहेगा? अंडाणु, वो हो गया एक लिंगी जीव। और कुछ जीव ऐसा होता है जिसमें अंडाणु और शुक्राणु दोनों, मतलब नर और मादा दोनों का गुण एक ही में रहता है। नर और मादा का दोनों का गुण क्या रहता है? एक ही में रहता है। जैसे सरसों का फूल, अड़हुल का फूल, ये सब क्या है? हमारा द्विलिंगी जीव है। क्या ये? द्विलिंगी जीव है। नर भाग भी उसी में और मादा भाग भी उसी में रहता है। तो लिंग के आधार पर जीवों को कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में बांटा गया। एक काम पहले ये हम देख लेते हैं कि आखिर लैंगिक जनन किस प्रकार से होता है ना। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि लिंग के आधार पर दो भागों में उसको बांटा गया है। देखो यहाँ पर निषेचन क्रिया कैसे होता है, लैंगिक जनन कैसे होता है, शुक्राणु और अंडाणु कैसे मिलता है, इसको हम एक चित्र द्वारा क्या करते हैं? थोड़ा सा समझ लेते हैं। जैसे देखो, जनक किसे कहते हैं? जो जन्म देता है। जैसे हमारे जनक कौन है? हमारे माता और पिता है ना। तो पिता जो है वो नर जनक हो गया, माता जो है वो मादा जनक हो गया, ठीक है ना। तो अगर हम मादा जनक बोले समझ जाना है क्या? मादा और नर जनक मतलब नर हो गया। ध्यान देना है। मान लेते हैं दो जनक है, ध्यान दो इधर। किस प्रकार से जन्म होता है बच्चों का, या फिर कोई भी जीव अपने संतान को जन्म से देता है। चलो ये मान लेते एक जनक है, कोई जीव होगा, कोई जीव है ना, मान लिया कोई जीव है। एक और लेंगे, ये जो है ये नर जनक है। ये कौन है? नर जनक है, ठीक है ना। यहाँ पे हम लिख देते हैं नर जनक। मतलब ये जो है ये क्या है? पुरुष है, नर है। और ये क्या है? मादा जनक। मादा जनक मतलब ये क्या है? मादा, ठीक है ना। अब ध्यान देना है, नर में क्या पाया जाता है? शुक्राणु। मतलब इसमें क्या मिलेगा? इसमें मिलेगा शुक्राणु। इसमें क्या मिलेगा? शुक्राणु।
ये क्या है? तो नर में कौन उपस्थित है? शुक्राणु उपस्थित। और मादा में कौन उपस्थित है? अंडाणु उपस्थित। ये रहा इसका क्या? अंडाणु। ठीक है। अब देखो, अब जब नर और मादा दोनों मिलकर क्या होगा? निषेचन होगा। और निषेचन जब होगा तो नर का जो शुक्राणु है वो कहाँ जाएगा? मादा के अंडाणु के पास। मतलब दोनों क्या होगा? मिलेगा। अब दोनों क्या होगा? मिलेगा। दोनों क्या होगा? दोनों जब मिलेगा, शुक्राणु अंडाणु जब मिलेगा तो बनाता है जायगोट। क्या बनाता है? जायगोट। और इस प्रकार से देखो, इसमें निषेचन क्रिया होगा। इसमें क्या होगा? निषेचन क्रिया होगा। ठीक है ना? ये क्या होगा? निषेचन क्रिया। निषेचन क्रिया मतलब इसमें क्या होगा? नर और मादा मतलब अंडाणु और शुक्राणु दोनों क्या होगा? मिलेगा, है ना? इस क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? निषेचन कहते हैं। क्या कहते हैं? निषेचन। क्या कहते हैं इसको? निषेचन कहते हैं। निषेचन होगा तो ये निषेचन करके क्या बनाएगा? जायगोट। क्या बनाएगा? जायगोट। और वही जायगोट धीरे धीरे बढ़ करके क्या करेगा? जीवो जैसा बन जाएगा। मतलब जिस प्रकार का इसका जना को है उसी प्रकार का ये क्या होगा? बन जाएगा। ये क्या बना इसका? संतान। क्या बना? ये संतान। तो इन दोनों को देखो, ये दोनों का आकार जैसा है वैसा ही बनेगा। अगर ये दोनों जानवर रहेगा तो जानवर बनेगा, है ना? ये दोनों रहेगा मनुष्य तो क्या बनेगा? मनुष्य बनेगा। अगर ये दोनों रहेगा पक्षी तो क्या बनेगा? पक्षी बनेगा। जो पक्षी रहेगा वही बनेगा। तो इस प्रकार से हम लोगों का क्या होता है? जन्म की क्रिया लैंगिक द्वारा होता है। ठीक है। ये हल्का सा चित्र द्वारा हम लोग समझ लें, बाकी इसको पूरा विस्तार से आगे देखेंगे कि शुक्राणु में क्या होता है, अंडाणु क्या क्या होता है। ठीक है ना? अब हम लोग देखते हैं जीवों को जो है वो लिंग के आधार पर दो भागों में बांटा गया। कितने भागों में? दो भागों में। देखेंगे जीवों को लिंग के आधार पर। कितने? किसके आधार पर? लिंग के आधार पर दो भागों में बांटा गया। कितने भागों बांटा गया है? दो भागों में बांटा गया। कौन कौन? एक को कहते हैं एक लिंगी जीव। क्या कहते हैं को? एक लिंगी जीव। एक लिंगी और दूसरा लिखो क्या? द्विलिंगी। द्विलिंगी या फिर इसको हम लोग कहते हैं उभयलिंगी। क्या कहते हैं? उभयलिंगी। बताए तो उभय का अर्थ क्या होता है? दो, है ना? उभयलिंगी। एक लिंगी और उभयलिंगी। तो एक लिंगी क्या होता है? एक लिंगी जी की जिसमें एक ही लिंग अर्थात एक ही वेष्टि हो। क्या हो? एक ही वेष्टि हो। अगर शुक्राणु हो तो क्या रहेगा? शुक्राणु ही रहेगा। और अगर अंडाणु तो क्या रहेगा? अंडाणु ही रहेगा। तो लिखेंगे एक लिंगी में क्या लिखेंगे? है जिस जीव में एक ही वेष्टि हो। क्या हो? एक ही वेष्टि अर्थात एक ही वेष्टि अर्थात मतलब हो गया शुक्राणु या अंडाणु, है ना? शुक्राणु या अंडाणु दोनों नहीं रहेगा, कोई एक रहेगा। ठीक है ना? दोनों नहीं रहेगा। क्या रहेगा? कोई एक ही रहेगा। तो जिस जीव में एक ही वेष्टि होता है, लिखो, उसे क्या कहते हैं? एक लिंगी कहते हैं। क्या कहते हैं? एक लिंगी कहते हैं। जैसे पपीता, हाँ, जानवर, मनुष्य। अब कौन जानवर गाय भैंस बकरी तुम नहीं जानता है? मनुष्य, है ना? पक्षी इत्यादि। ये सब क्या होता है? हमारा एक लिंगी जीव है। ये जितना भी सब क्या है? एक लिंगी जीव है।
इसमें और लिख सकता है मछली का, है ना, क्या लिखने लगे, देखो पक्षी हो गया, फिर क्या मछली हो गया, मछली, मेढक इत्यादि, ये सब क्या है हमारा एक लिंगी जीव है। सब क्या है एक लिंगी जीव है। दूसरा आता है द्विलिंगी जीव। द्विलिंगी जीव, द्विलिंगी लिखो, तो लिखेंगे जिस जीव में दोनों व्यष्टि करने का मतलब हुआ शुक्राणु और अंडाणु, शुक्राणु और अंडाणु दोनों उपस्थित रहता है, उसे द्विलिंगी कहते हैं। उदाहरण के लिए हो जाएगा सरसों के फूल, अड़हुल के फूल, केंचुआ, कृमि, हाइड्रा इत्यादि सब क्या होता है, सब हमारा द्विलिंगी जीव है। सब में नर युग्मक और मादा युग्मक दोनों क्या होता है, एक में रहता है। अंडाणु शुक्राणु की जगह नर युग्मक या मादा युग्मक भी लिख सकता है, ठीक है ना। ये हमारा था लैंगिक जनन, और भी आगे है इसमें, है ना। तो अब हम लोग जो भी है आगे अब हम लोग कल पढ़ेंगे। आज का क्लास यहीं क्या होता है समाप्त होता है।